गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे इकोनॉमिक्स पेपर, फाइनल पेपर अप्रैल 2022। देखो बच्चों, 2 अप्रैल 2022 में ये पेपर हमारा हुआ और ये है सेट बी और इसका है ये पार्ट टू इकोनॉमिक्स फाइनल पेपर है। तो इसके पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन है जो कि सभी इम्पोर्टेंट नहीं, सभी कंपलसरी हैं, ये हमें करने होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लेखक हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक हैं मार्शल। ए ऑप्शन है माल्थस, नहीं, ये मार्शल आएगा। बी एडम स्मिथ नहीं है और सैमुअल्सन भी नहीं है, तो हमारा यहाँ सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। ए ऑप्शन है व्यष्टि अर्थशास्त्र, बिल्कुल ठीक। बी समष्टि, सी सार्वजनिक वित्त, डी कीमत नियंत्रण, तो ये नहीं आएगा, केवल ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का सिद्धांत लागू होता है सामान्य वस्तुओं पर, विपणन वस्तुओं पर, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर, इन सभी वस्तुओं पर। तो बच्चों, ये केवल सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, मांग की लोच क्या होगी जब मांग वक्र ओ वाई एक्स के समानांतर होती है? देखो बच्चों, ओ वाई एक्स, ये है ओ वाई, ओ और ये है वाई, इसके समानांतर होगी। इलास्टिसिटी क्या होगी? 0 होगी। कि थोड़ा सा भी लोच नहीं है तो बिल्कुल ही लोचदार नहीं है, तो ये 0 होगी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन था इकाई, बी 0, सी इकाई से कम और डी इकाई से अधिक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ओके है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 5वां, जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? देखिएगा, जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? औसत उत्पादन के बराबर होता है? नहीं। औसत उत्पादन से कम होता है? ये भी नहीं है। औसत उत्पादन से अधिक होता है? ध्यान से देखेंगे, 0 होता है। इसका हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। देखिएगा बच्चों, जब ये देखिएगा, जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। ये देखिएगा, सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है लेकिन औसत उत्पादन से तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब औसत उत्पादन बढ़ा तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ा लेकिन तेज़ी से बढ़ा, यानी कि अधिक होता है। औसत उत्पादन से अधिक होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लगा दिया। ओके, बी ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि देखो औसत उत्पादन से अधिक होता है और जब गिरता है तो भी औसत उत्पादन से जल्दी भागता है। तो सीमांत उत्पादन का हमने बात की, औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है। देखिएगा, प्रतियोगी वस्तु यानी कि 2 वस्तुएं हैं और उसका कंपटीशन है दूसरी वस्तु के साथ। एक की कीमत गिरेगी तो क्या होगा, दूसरी की, उस वस्तु की कीमत गिरने से उसकी जो प्रतियोगी, जो दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड है, तो उसकी क्या होगी, ध्यान से देखना, उसकी कीमत ज़्यादा रहेगी। प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है तो इसकी जो पूर्ति है, इस दूसरी वस्तु की जो पूर्ति है वो बढ़ती है। सी ऑप्शन हमारा आएगा, क्योंकि उसकी कीमत गिरेगी। ठीक है, तो देखिएगा, उसकी कीमत, जब प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरेगी तो उसकी पूर्ति कम होगी। कीमत के कम होने से पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि पूर्ति का नियम क्या है। लेकिन उसकी पूर्ति, प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरने से तो उसकी पूर्ति कम होगी, लेकिन इस दूसरी वस्तु की जो कम्पिटिटिव गुड है उसकी पूर्ति अधिक होती है, मतलब बढ़ती है, घटती नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किस में एम आर ऋणात्मक हो सकती है? जब ए आर बढ़ रही होती है, जब ए आर घट रही होती है, जब ए आर स्थिर होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है देखो, हम इसको भी बनाएंगे, एम आर कब ऋणात्मक होगा, ये देखिएगा। अब जैसे हमने ये टी आर है, टोटल रेवेन्यू, और ये हाईएस्ट है, यहाँ पर एम आर 0 है, ये एम आर 0 है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये देखिएगा ए आर, हम ए आर की बात कर रहे हैं। देखो, एम आर ऋणात्मक कब हो सकता है? जब ए आर बढ़ रही होती है। यहाँ पर ए आर बढ़ रही नहीं है, जब ए आर घट रही होती है, ये बिल्कुल ठीक है, ए आर घट रही होती है तो ये ऋणात्मक हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महामंदी का वर्ष है 1929 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन था 1927, सी 31 और डी 36, तो बी ऑप्शन इज बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत और साधन लागत की धारणा में मुख्य अंतर क्या है? देखो बच्चों, बाजार कीमत,
बाजार में टैक्स जुड़ जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाते हैं और आर्थिक सहायता घट जाती है। तो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, इसका मतलब होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो देखो मुख्य अंतर होता है प्रत्यक्ष कर का, अप्रत्यक्ष कर का, आर्थिक सहायता का, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यापारिक बैंक वह बैंक है जो दीर्घकालीन ऋण देता है, साख का निर्माण करता है, अल्पकालीन ऋण देता है। उपरोक्त सभी बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति रोजगार, अति पूर्ण रोजगार। देखो एक होता है पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार से भी ऊपर जो होता है ना, अति पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था में केवल कीमतें बढ़ती हैं, वस्तु और सेवाओं के प्रभाव में कोई वृद्धि नहीं होती, कुल मांग आवश्यक पूर्ण रोजगार से अधिक होती है। उपरोक्त सभी, ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MPC = 1 तो गुणक का मूल्य क्या होगा। देखो बच्चों 1/1 घटा MPC, ठीक है। अगर ये 1 है, 1/1 माइनस में 1, 1/0 तो अनंत आ जाएगा, अनंत लोचदार। डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कराधान का उद्देश्य होता है। देखिएगा प्रगतिशील कराधान, जो प्रगतिशील कर होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। पहले तो प्रगतिशील कर होते क्या है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो कर की दर बढ़ेगी, ये होते प्रगतिशील। त्याग का समान बंटवारा, ए ऑप्शन है। बी है क्रोध में वृद्धि, सी है हानिकारक उपभोग पर प्रतिबंध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ना ए ऑप्शन हमारा सही है कि त्याग का समान बंटवारा, कि प्रगति जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो कर की दर बढ़ेगी, तो बराबर बराबर सभी के ऊपर लग जाता है, इसीलिए समान बंटवारा है त्याग का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको व्यापार संतुलन में शामिल नहीं किया जाता। देखो किसको व्यापार संतुलन में यानी कि व्यापार शेष में, देखो बच्चों सीधी सी बात है, व्यापार शेष में तो केवल दृश्य मदें आती हैं, वस्तुओं का आयात और निर्यात आता है, अर्थात दृश्य मदें आती हैं। तो सेवाओं का आयात निर्यात नहीं शामिल किया जाता। सभी देशों के मध्य लाभांश और ब्याज ये भी शामिल नहीं किया जाता। सैलानियों द्वारा किया खर्च ये भी शामिल नहीं किया जाएगा। उपरोक्त सभी ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई चीज़ भी शामिल नहीं की जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों 15वां, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो कारों की मांग में क्या होगी, गिरावट होगी। कीमत बढ़ गई है भाई पेट्रोल की, तो कारों की मांग में क्या होगी, गिरावट होगी। तो गिरावट इज राइट। अगला है, यदि कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो तो मांग लोचदार होती है। देखिएगा कीमत में परिवर्तन होने से, भाई कीमत के में परिवर्तन होने से कुल व्यय में अगर कोई भी परिवर्तन ना हो, भी कीमत के घटने से भी व्यय समान रहे, बढ़ने से भी व्यय समान रहे, तो इकाई के बराबर लोचदार होती है। पहला ऑप्शन ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत के मध्य खाली स्थान में अंतर पाया जाता है। देखो बच्चों जो बंधी लागत है और परिवर्तनशील लागत है, इनके मध्य अल्पकाल में अंतर पाया जाता है, क्योंकि दीर्घकाल में तो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अगला है, कीमत विभेद खाली स्थान में संभव है। एकाधिकार जो बाजार है उसमें कीमत विभेद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। ओके, ये एकाधिकार आएगा। आगे खाली स्थान की समस्या, समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है बेरोजगारी की समस्या। फर्म का कीमत स्तर नहीं बल्कि बेरोजगारी की समस्या आएगा। 20वां प्रश्न, दोहरी गणना से बचने के लिए वस्तुओं के मध्य मूल्य की गणना की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य की गणना की जाती है, केवल अंतिम, तो यहाँ पर अंतिम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की मुख्य विशेषता है खाली स्थान होती है, तरलता होती है, मुद्रा तरल होती है, बहुत बड़ी विशेषता मुद्रा की। जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों का कार्य है, प्राथमिक कार्य है, बिल्कुल ठीक है। रोजगार के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार एक सामान्य अवस्था, देखो परंपरावादी ये कहते हैं हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, तो पूर्ण रोजगार संतुलन है, ये एक सामान्य अवस्था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणक का मूल्य क्या होता है, 1/1 घटा MPC, तो ये वाला ऑप्शन इसमें आएगा। अगला है 25वां, कुल खर्च अधिक होता है कुल प्राप्तियों से, इसका मतलब क्या होता है, घाटे का बजट है, क्योंकि हमारे ना घाटा है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो गया, आमदनी कम है, तो घाटे का बजट आएगा इसमें। आगे व्यापार संतुलन में केवल खाली स्थान मदें शामिल होती हैं, दृश्य मदें शामिल होती हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण होती है। देखिएगा यहाँ पर है स्थानापन्न वस्तु, जो स्थानापन्न वस्तु है जिनके एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण है। ये अन्य कारण है बिल्कुल, क्योंकि उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी मांग में वृद्धि का कारण है। फिर कीमत के समान रहने पर अन्य कारणों में परिवर्तन, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो इसकी मांग में वृद्धि है, तो ये सही है, ट्रू है।
बिल्कुल ठीक है, सही और गलत हमने बताना था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 28वां, जो कि अब हम देख रहे हैं। तो देखिएगा 28वां जो प्रश्न है हमारा, उसमें हमने देखा कि भाई जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है, जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो लोच का गुणांक क्या होगा। जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है मतलब इस प्रकार से होती है, तो ये इस तरह से इन्फिनिटली यानी कि अनंत होगा, तो लोच का गुणांक होगा अनंत, शून्य होता है। देखो मांग पूर्णतः लोचदार होती तो लोच का गुणांक शून्य होता, तो ये फाल्स है, जबकि होना ऐसे चाहिए था, तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है अल्पकाल में उत्पादक को हानि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, तो ये भी फाल्स है, क्योंकि उत्पादक को न्यूनतम हानि भी हो सकती है, सामान्य लाभ भी हो सकते हैं, असामान्य लाभ भी हो सकते हैं, तो ये भी फाल्स है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में विक्रय लागतें पाई जाती, ये बिल्कुल फाल्स है, गलत है, असत्य है, क्योंकि है ना एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार बाजार, दो ऐसे बाजार है जिसमें विक्रय लागतें पाई जाती हैं, तो ये फाल्स है। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई संबंध नहीं है। देखो जी, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई संबंध नहीं है, ये भी फाल्स है, क्योंकि बिल्कुल संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा संबंध है, क्योंकि एक दूसरे पर परस्पर निर्भर भी हैं वो। और दूसरी बात है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही समष्टि अर्थशास्त्र बनता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक एक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन करते हैं, तो एक एक से ही समूह बनता है। ओके, तो ये भी फाल्स है। अब हम देखेंगे हमारा 32वां प्रश्न है प्रयोज्य आय को बचत और निवेश में बांटा जाता है, ये गलत है, क्योंकि प्रयोज्य आय को बचत C+S होता है, सॉरी बचत और निवेश में बांटा जाता है, बिल्कुल गलत है। देखो C+S होता है, भाई कंज्यूम करे या बचत करे वो उनकी मर्जी है, तो ये फाल्स है 32वां भी। अगला क्वेश्चन है 33वां लगान लाभ और ब्याज के योग को परिचालन दिशेष कहते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि परिचालन दिशेष का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34वां आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति सरकारी बजट का उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार यही चाहती है, ये ट्रू है कि भी आर्थिक स्थिरता हो। कर एक कानूनी भुगतान है, ये भी बिल्कुल ट्रू है, सही है। अगला है व्यापार संतुलन तब अनुकूल होता है जब निर्यात आयातों से अधिक होता है, अनुकूल होता है, बिल्कुल ये भी सही है। अगला आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तनों का अनुपात है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिएगा गुणक जो होता है K नीचे आएगा डेल्टा आई और ऊपर आएगा डेल्टा वाई, यानी कि निवेश में परिवर्तन की वजह से आय में परिवर्तन हुआ है। कुल मांग तथा कुल पूर्ति की समानता की अवस्था में भी बेरोजगारी संभव, ये भी ट्रू है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जब कुल मांग और जब अपूर्ण रोजगार संतुलन होता है या अल्प रोजगार संतुलन होता है, उस टाइम पे भी कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ बेरोजगारी संभव है। अगला भारत में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। तो बच्चों ये प्यारे बच्चों, ये हमारे थे 40 क्वेश्चंस, ये हमारे क्लियर हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो 40 क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं सही से क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।